हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हमने प्रस्तावना को पढ़ चुके थे हम लोग, और उससे रिलेटेड अब जो भी एमसीक्यू था, मैंने कहा था कि पार्ट 2 वीडियो में हम एमसीक्यू को लेके आएंगे। तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं, या प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, मतलब संविधान का उद्देश्य क्या, उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है। तो इससे रिलेटेड जो भी यूपीएससी में प्रश्न आए हैं, यूपीपीएससी में प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं, ताकि हमारे बीपीएससी में अगर प्रस्तावना से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो हम गलती न करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा गुण भारत के संविधान की उद्देशिका में समाविष्ट नहीं है। ठीक, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा है जो संविधान की प्रस्तावना में समाविष्ट नहीं है। ऑप्शन है विचारों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो मैंने बताया था जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। जस्टिस 3 प्रकार के, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता 5 प्रकार के, और इक्वालिटी यानी समता 2 प्रकार के। तो जस्टिस में मैंने बताया था आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब ये 3 स्वतंत्रता हमें चाहिए। तो आर्थिक स्वतंत्रता तो है, अभिव्यक्ति की आर्थिक जस्टिस हमें चाहिए, आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय चाहिए, और स्वतंत्रता हमें 5 चाहिए। मैंने गलती से बोल दिया, ये बोल रहा है विचारों की स्वतंत्रता। तो ठीक है, हमने 5 स्वतंत्रता पढ़ा था। तो विचारों की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, अभिव्यक्ति की, ये 5 तरह के हमने लिबर्टी पढ़ा था। तो विचारों की स्वतंत्रता ठीक है, ये बोल रहा है कौन सा समाविष्ट नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी ठीक है। क्या आर्थिक स्वतंत्रता ऑप्शन ठीक है? तो नहीं, गलत है, क्योंकि 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन सी? तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। तो यहाँ पे क्या रहता, अगर रहता आर्थिक न्याय तो ये सही हो जाता। तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये समाविष्ट नहीं है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। तो देखिए आप लोग, किस तरह से अगर हमें प्रस्तावना नहीं याद है तो ऐसे प्रश्नों को पूछ के, ये 2016 यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ऐसे प्रश्न में हम उलझ सकते हैं। तो अगर हमें प्रस्तावना याद है कि जस्टिस 3 प्रकार के, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, और विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की, 5 स्वतंत्रता 2 समता, जो हमने कल पढ़ा था। तो अब हमारा पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। जो आर्थिक न्याय है किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो याद रखिएगा कि संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय, हमने क्या कहा, प्रस्तावना में हमने आर्थिक न्याय पढ़ा, और एक जगह हमें आर्थिक न्याय कहाँ देखने को मिलता है, तो डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, यानी हमें आर्थिक न्याय 2 जगह देखने को मिलता है, उद्देशिका में, डीपीएसपी में। ठीक है, अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्न में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? ये यूपीएससी 2017 का प्रश्न है। बोल रहा है कि जो संविधान निर्माता थे उनका जो मत था किसमें झलकता है या दिखाई देता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उद्देशिका या प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना में ही उनकी सभी मतों का प्रतिबिंबित होता है। ये सब तो सिर्फ अलग अलग पार्ट है, ये भी दिखता है, लेकिन सबसे एग्जैक्ट आंसर क्या हो गया? उद्देशिका, क्योंकि उद्देशिका में
न्याय की भी बात की गई है, स्वतंत्रता की भी, अधिकार की भी, गरिमा की, बंधुत्व की, सबकी। तो हमारे निर्माता जो थे संविधान के, उनका किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में। आते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? बोल रहा है जब 26 जनवरी 1950 यानी जब संविधान लागू किया गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान था? सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? मतलब पूछ रहा है कि जब लागू हुआ था तो कौन सा इनमें से था और किसको बाद में जोड़ा गया? अभी आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो सिर्फ लोकतांत्रिक गणतंत्र तो था नहीं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, जहां जहां धर्मनिरपेक्ष है काट देंगे, क्यों? और समाजवादी, क्योंकि इसको तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में इसको जोड़ा गया ना। अखंड, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को ये 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ ये भी गलत, ये भी गलत। और हमने क्या देखा था? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसमें और था हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो, या पंथ निरपेक्ष, जो पंथ निरपेक्ष है हमने लाइन से याद किया था, एसएसपी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद न्याय की बात की गई है, जले हमने याद किया था, जस्टिस, न्याय की बात की गई है, फिर स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की, फिर इक्वालिटी की। तो ये तो था नहीं मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष, ये भी नहीं था, और लोकतंत्रात्मक गणतंत्र भी नहीं था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये था मूल संविधान में, बाद में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। तो प्रश्न फिर से देख लीजिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? यानी किस तरह की वस्तु स्थिति थी जब संविधान लागू किया गया था? तो उम्मीद करती हूँ अब ये प्रश्न और उत्तर दोनों आपको समझ में आ गया होगा। 5वें प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये आरएएस में पूछा गया है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऑप्शन ए है भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो हमारा उल्लेख किया गया है भारत तथा इंडिया। 6ठा प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व या बंधुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ये देखिए, ये यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 का प्रश्न है कि सजाइए अब इसको क्रम से, कितने तरह के न्याय? तो जस्टिस 3 तरह के। ऑप्शन में ये क्रम से बोल रहा है, तो पहला में 2 है, 5 दिया है, 1 दिया है, यानी ये ऐसे ही गलत। अगर हमें याद है कि जस्टिस 3 तरह के, तो हम अपने उत्तर पे आ गए। जस्टिस 3, स्वतंत्रता 5, समानता 2 और भ्रातृत्व यानी बंधुत्व 1। और बंधुत्व में क्या? तो व्यक्ति की गरिमा, और समता क्या? तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, न्याय 3 प्रकार की न्याय। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, संख्या में भी पूछ लिया, फिर ये भी पूछ लिया कि कौन सा समाविष्ट नहीं था, और ये भी पूछ लिया। तो अगर हमें अच्छे से प्रस्तावना याद है तभी हम इस तरह के प्रश्न को सही से सॉल्व कर सकते हैं। और ये वो प्रश्न होते हैं दोस्तों जिसमें और लोग अगर ठीक से नहीं पढ़े हैं तो उनकी संभावना ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा गलती करेंगे, और जो ठीक से पढ़ा है वो सही कर लेंगे, यानी हम उनसे थोड़ा सा और कंपटीशन में आगे हो गए।
और याद रखिएगा कि हमारे कंपटीशन किसके साथ है, हमारा कंपटीशन तो जो मेंस लिख चुके हैं, मेंस में डिस्क्वालीफाई हो गए, नॉन क्वालिफाई हो गए, उनसे हमारा कंपटीशन है। उनसे भी है जो ऑलरेडी कुछ हैं लेकिन उनका मन कर रहा है कि हम एसडीएम बने, तो फिर से वो एग्जाम दे रहे हैं। तो हमारा कंपटीशन उनसे है जो ऑलरेडी इस युद्ध में उतर चुका है और एक दो बार सफल भी हुआ है, लेकिन उसको मन चाहा पद नहीं मिला तो फिर से लड़ने आ रहा है। नए नए लोगों से हमारा कंपटीशन नहीं है, बस कुछ लोग ही नए होंगे, बाकी सब पुराने वाले ही हैं जो इंटरव्यू में छट गए, जो हमारे मेंस में छट गए। तो इसको अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तभी हमारी फाइट होगी और हम अपनी एक सीट लगा के रहेंगे और हम अपने अधिकारी बन जाएंगे। तो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ये 42nd बीपीएससी 1997 का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक और गणतंत्र। इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ये नहीं पूछ रहा है कि जब लागू था संविधान तो किस रूप में था, ये बस सिंपली पूछ रहा है कि प्रस्तावना में ये कौन सा घोषित किया गया, ये कौन सा लाइन मिलता है। तो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सार्वभौम का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहिए या प्रजातांत्रिक गणराज्य कहिए। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक सार्वभौमिक समाजवादी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या लोकतांत्रिक गणराज्य। तो देख रहे हैं कैसे शब्दों को भी बदल दे रहा है। सार्वभौम कर दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जगह, और पंथ निरपेक्ष की जगह धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के जगह पे प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो ये 42nd बीपीएससी 1997 का प्रश्न है। 8वें प्रश्न पे आते हैं, निम्न शब्दों पर विचार करें। 48 बीपीएससी और 52nd बीपीएससी 2008 में ये पूछा गया था। निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को क्रम से सजाइए। हम क्या याद किए थे? SSP यानी समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। तो सबसे पहले क्या आएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सार्वभौमिक, यानी सी सबसे पहले आएगा। तो सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, ठीक। उसके बाद समाजवादी, तो समाजवादी कहाँ है? ए। सी के बाद ए यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सी यहाँ है, डी ये यहाँ मिल गया, और डी में फिर आता है अपना धर्मनिरपेक्ष और लास्ट में आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रजातांत्रिक। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। ऑप्शन है CADB। ये हमारा क्रम सज गया। ये 48वीं बीपीएससी में भी आया था और 52वीं बीपीएससी में भी आया था। यानी देख रहे हैं ना, क्रम भी पूछता है। तो ये आपको अच्छे से प्रस्तावना याद होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ये बीपीएससी 2016 का प्रश्न है। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन या 74वां संशोधन। तो उत्तर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। ठीक। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में प्रस्तावना में जोड़ा गया? शब्द है संप्रभुता, ये तो ऑलरेडी था। व्यक्ति की गरिमा, ये भी ऑलरेडी था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और डी ऑप्शन है निजता। निजता तो जोड़ा गया था 3 शब्द को, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी, समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। ठीक। अब 11वां प्रश्न है,
निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? यानी जो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 1976 में जोड़े गए। ठीक, कब जोड़े गए? 1976 में। और ये क्या पूछ रहा है? 1975 के भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं था, यानी उसके 1 साल पहले नहीं था। अब ऑप्शन देखते हैं। जो 3 तो हमें याद है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन है बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। यानी अखंडता नहीं था 1975 में, 76 में जोड़ा गया, बाकी सब तो था। तो अगर हमें याद है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको हेर फेर करके समाजवादी या पंथ निरपेक्ष दे सकता है। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछ रहा है कि 1 साल पहले या 1975 में कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो अखंडता सम्मिलित नहीं था। ऐसे भी प्रश्न आए तो घबराना नहीं है, अच्छे से आप, इसीलिए कहते हैं अगर एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए तो प्रश्न कैसे भी आए बिल्कुल गलत नहीं होगा। 12वां प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये यूपीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया कि जो प्रस्तावना है क्या उसको लागू किया जा सकता है? विधिक स्वरूप बोल रहा है। विधिक स्वरूप मतलब होता है जस्टिसेबल। क्या जो प्रस्तावना में बात कही गई है उसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं? क्या ये परिवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है? यानी विधिक स्वरूप, विधिक माने लॉ, यानी जस्टिस से रिलेटेड। क्या हम जो भी प्रस्तावना में बात कही गई है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता, लिबर्टी, 2 तरह की समानता, क्या ये अगर हमें नहीं मिल रहा है तो हम इसको लागू कर सकते हैं न्यायालय में? तो ऑप्शन है, यह लागू किया जा सकता है विधिक स्वरूप, यानी इसके लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं। यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीधा बात है, यह लागू नहीं किया जा सकता, इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका विधिक स्वरूप नहीं है। हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी नहीं जा सकते, वो भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। सिर्फ मौलिक अधिकार, हम अपने फंडामेंटल राइट के लिए रीट जारी कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये रहा प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी जो प्रश्न है और जो वाद बच गया, बेरुबाड़ीवाद, गोलकनाथवाद, मूल संरचना पे जो टॉपिक है, और केशवानंद भारती की जो कि क्या प्रस्तावना मूल संरचना का, संविधान का भाग है कि नहीं है, इस पे जो भी डिबेट हुआ है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है हम पोल की दुनिया में कर लेंगे टेलीग्राम पे, ताकि, और अगर उसमें भी आपको दिक्कत आ रहा है कि मैम याद करते हैं तो हम भूल जाते हैं, तो उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगी। इसके बाद हम अब सेकेंड चैप्टर पे चलेंगे, संविधान संशोधन, या फिर हम शुरू कर देंगे अनुच्छेद 1 से। पहले समझेंगे संविधान के कितने भाग है, अनुसूची कितनी है, ये सारी चीज, ये मैंने पहले भी एक बार बना दिया है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज चलेंगे, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, फिर राष्ट्रपति, संसद वगैरह जो भी है हम उसको कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बीपीएससी में स्टेट लेवल पे किस तरह के प्रश्न पूछता है पॉलिटी में, तो इस पे भी वीडियो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एवरी डाउट्स क्लियर रिलेटेड टू बीपीएससी, यानी बीपीएससी से संबंधित जो भी डाउट है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस नाम से आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या प्रश्न आते हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है, साइंस में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। आप कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर क्या इस तरह के प्रश्न आते हैं प्रस्तावना से तो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये जरूर बताइएगा कि हाँ मैम ये वीडियो हमें अच्छा लगा, और प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो हम बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।